दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पावर ग्रिड NR1 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि 3 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप वो पार्ट भी देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जितने बच गए थे 79 से हम लगभग इसमें 120 क्वेश्चन हैं, तो लगभग 40 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द फेस मॉडिफायर इज नॉर्मली इंस्टॉल्ड इन। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोड एंड पर एक फेस मॉडिफायर यानी एक सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा देती है, या वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो मैकेनिकली लोड इस पर कम होता है, बहुत कम ही होता है, फ्रीली मूव होती है, और इसके रोटर की कंस्ट्रक्शन जो होती है वो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा होता है ना। तो ये फेस मॉडिफायर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वोल्टेज कंट्रोल होगा आपका। और भी बहुत सारी वोल्टेज कंट्रोल की मेथड होती हैं, जिसमें कि हम शंट कंपेंसेशन इस्तेमाल करते हैं। शंट कंपेंसेशन आप देखेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में आप जब जाएंगे 33/11 जो सबस्टेशन होती है, वहाँ पर आप देखेंगे कैपेसिटर बैंक इस्तेमाल हम करते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका इंडक्टिव लोड बढ़ जाता है, नॉर्मली सिंचाई के दिनों में, या जब एग्रीकल्चर आपका जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई होती है, तो सिंचाई के कारण आपका लोड काफ़ी बढ़ जाता है। और लोड बढ़ जाने के कारण इंडक्टिव लोड बढ़ता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर नॉर्मली हम सिंचाई में ये उपयोग करते हैं। तो उन मोटरों के इस्तेमाल के कारण आपके सिस्टम पर इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। इंडक्टिव लोड ज़्यादा आने के कारण आपकी जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। यदि हमने, और यहाँ पर करंट आपका इंक्रीज होगा, लोड काफ़ी बढ़ जाता है, और इस टाइम आप देखेंगे कि आपका इंडक्टिव लोड बढ़ने के कारण आप देखेंगे कि आपकी सिस्टम का वोल्टेज डाउन हो जाता है और करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस करंट से आपके कारण क्या होता है, I²R लॉस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसको हम लोड पर ही लगाते हैं, यानी जहाँ समस्या है उसी एंड पर ही आप कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करके उस जगह का पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली जो पावर फैक्टर बेस्ड टैरिफ जो होता है वो इंडस्ट्रियल के लिए लगाया जाता है, जहाँ आप देखेंगे कि इनके लिए भारी भरकम पेनाल्टी होती है इंडस्ट्री के लिए। यदि अपना ये पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करती हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन पर चार्जेस अप्लाई करती हैं, और जिससे कि इनका बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इंडस्ट्री में आप देखेंगे वो लोग खुद वहाँ पर एक सिंक्रोनस कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इनका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाए। तो जो हम फेस मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं वो लंबी लाइनों में ही करते हैं, शॉर्ट में तो हम इसको नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं कैपेसिटेंस के इफेक्ट को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर में जो ईएमएफ होता है वो किस पर डिपेंड नहीं होता है। तो अल्टरनेटर के टाइप्स पर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है ईएमएफ का, वो होता है 4.44 FT। यहाँ आप देखेंगे कि स्पीड पर डिपेंडेंट है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंडेंट है, फ्लक्स पर डिपेंडेंट है, बाकी उसके टाइप्स के ऊपर ईएमएफ डिपेंड नहीं होता है। Two coil having self inductance of 10 Henry, 15 Henry are connected in series across, and find the total inductance of series connection if the mutual inductance between the coil is 2.5 Henry। म्यूचुअल इंडक्टेंस उनका दिया हुआ है, एक कॉइल आपको ऐसी दी हुई है और दूसरी कॉइल दी हुई है। इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो 2.5 है, और दोनों का आपको 10 और इसका 15 दिया हुआ है। पहले आप इस इंडक्टिव कॉइल के लिए इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसके इक्वेशन लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों ये समेशन यानी एडिंग कनेक्शन है इनके, यानी यहाँ पर ये डॉट होगा और एक यहाँ पर डॉट होगा। ये जब करंट देखते हैं, यदि करंट इंटरिंग डॉट पर है दोनों कॉइलों में, तो वहाँ पर एडिंग प्रॉपर्टी होगी, एडिंग कनेक्शन बोलते हैं जिसे हम। और दूसरी कॉइल में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है, तो ये भी एडिंग है। तो एडिंग में आप देखेंगे कि दोनों ये ऐड हो जाएंगे, 10 हेनरी प्लस 15 हेनरी। एक बार जब आप 10 के लिए लिख रहे थे तब वहाँ पर एम आएगा,
होगा 2.5, और एक बार जब आप 15 हेनरी के लिए लिख रहे हैं तो उस टाइम भी आपका एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, वो होगा 2.5। तो टोटल इसको आप जब सॉल्व करेंगे, या इसको हम सिंपली भी बोल सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये आपका टोटल बनेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वो होगा 30 हेनरी। यहाँ पर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट, ये दोस्तों अभी कल या परसों ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एसएससी का पेपर था, जिसमें कि कंडक्टेंस इक्विवेलेंट पूछा गया था। तो ये वहाँ से यदि आपने कंसेप्ट लिया होता तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट जैसे बिहेव करता है। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो वो जुड़ जाता है, लेकिन जब कंडक्टेंस इसी टाइप से सीरीज में कनेक्शन होगा तो ये पैरेलल जैसे सॉल्व होगा। यानी आप देखेंगे कि यहाँ ये वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, लेकिन कंडक्टेंस को जब हम कैलकुलेशन, क्योंकि ये कंडक्टेंस गिवन है हमें यहाँ पर, तो कंडक्टेंस के लिए ये पैरेलल जैसे बिहेव करेगा। तो 12s इंटू 6s डिवाइडेड बाय 12s प्लस 6s, तो ये कितना होगा 72 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना आ जाएगा आपका 4s। यहाँ पर ये आ जाएगा, इस ब्रांच का टोटल कितना आ गया आपको 4s यहाँ पर आ जाएगा। अब ये यहाँ देखेंगे, इस पॉइंट को हम एक पॉइंट मान लें, तो ये एक तरीके से कैसे दिखाई पड़ रहा है, ये दो कनेक्टेड हैं यहाँ पर और कोई एक पॉइंट है, इसके बाद यहाँ ये दो कनेक्टेड हैं फिर से कंडक्टेंस। इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका 2 है और ये आपने जो कैलकुलेट किया है ये 4 आ गया है, और यहाँ ये 8 है और ये 4 है। अब ये पैरेलल में, सभी ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल, उसके बाद ये फिर सीरीज में है। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 12, और यहाँ ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 हो गया। तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए, अब ये सीरीज में आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 18, तो इसका सही आंसर कितना आएगा 4 निकल कर आएगा। रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट लेके इसको नेचर चलना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, डाइवर्सिटी आपका जो फैक्टर होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है। ये होता है मैक्सिमम कनेक्टेड लोड इंडिविजुअल और डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, और आपका जो लोड फैक्टर है हमेशा एक से कम होता है। Which of the following property is not desirable for the insulating material used in electrical cable? तो इलेक्ट्रिकल केबल में जो इंसुलेशन मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। उसके बाद हाई इसकी नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब आसानी से उसमें आग ना लगे ऐसा मटेरियल होना चाहिए, और रेजिस्टिविटी उसकी हाई होना चाहिए। इंसुलेशन है तो रेजिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होना चाहिए जिससे कि हम उसको ग्राउंड के अंदर यदि डाल रहे हैं या केबल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इजीली उसको मोड़ सकें। तो ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लेकिन आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो है लो रेजिस्टिविटी, तो इंसुलेशन मटेरियल की लो रेजिस्टिविटी नहीं होती है, वो होती है हाई। अगला क्वेश्चन है, किसी इंसुलेशन का लोड जो है ज्ञात करने के लिए तो पावर सॉकेट आइसोलेट की ग्रहण की गई। यदि किसी इंस्टॉलेशन का लोड आपको निकालना है और आपको पावर सॉकेट के लिए रेटिंग कितनी होगी, तो वहाँ ये होगी 1000 वाट के इक्वल। दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया है। स्ट्रीट लाइटिंग किसका एग्जाम्पल है, तो ये दोस्तों म्यूनसिपल यानी नगर निगम का जो लोड है वो उस टाइप का लोड है। द एसआई डेराइव्ड यूनिट फॉर कंडक्टेंसेस, तो ये इसकी जो यूनिट होती है वो साइमेंस होती है। ओम मीटर आपकी रेजिस्टिविटी की है, ओम रेजिस्टेंस की है, और वोल्ट आपको वोल्टेज की है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस बाय एन टर्न कॉइल इज इफ द 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। एमएमएफ के लिए नंबर ऑफ टर्न यदि आपके ज़्यादा हैं तो उसके ऊपर आपका एमएमएफ भी ज़्यादा होगा, और यहाँ आप देखेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 डिवाइडेड बाय पी और पाई एन आई बाय 2
एम्पियर टर्न। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न आपको एक दिया है, करंट भी आपको एक दी हुई है, सॉरी नंबर ऑफ टर्न n दिए हुए हैं, करंट आपको एक दी हुई है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू n इंटू करेंट आपका 1 है डिवाइडेड बाय 2, यहाँ ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू n। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर होता क्या है दोस्तों? जब हम ट्रांसमिशन में एक कंडक्टर की जगह उस फेस के बहुत सारे ऐसे 4 के बंडल में हम इसको भेजते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आप बड़ी लाइनों के नीचे से आप गुजरेंगे तो वहाँ देखेंगे इस टाइप से रिंग भी लगी हुई होती हैं। तो ये चारों कंडक्टर जो एक फेस के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं, इसका एडवांटेज क्या है? इसको हम बंडल कंडक्टर बोलते हैं। तो बंडल कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो डायामीटर होता है कंडक्टर का वो बढ़ जाता है। कंडक्टर का डायामीटर बढ़ जाता है और दोनों फेस के बीच में जो हमने यहाँ पर 4 वायर इस्तेमाल करे हुए हैं, कंडक्टर इस्तेमाल किए हुए हैं, तो ये ओवरऑल डायामीटर इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे इसमें इफेक्ट होते हैं। यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा हमें इन चीज़ों से कि इसका डायामीटर बढ़ जाने के कारण ये इसका कोरोना लॉस कम हो जाता है, रिएक्टेंस चूँकि डिस्टेंस कम हो जाएगी तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे कि रिएक्टेंस जो है वो कम होता है इसमें, ना कि बढ़ता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, फोर्थ ऑप्शन। फॉर ए साइनोसॉइडल वेव द वैल्यू ऑफ क्रीस्ट फैक्टर इज, क्रीस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर सेम ही होते हैं, तो ये हो जाए आरएमएस वैल्यू। यहाँ वैल्यू पूछी हुई साइनोसॉइडल के लिए। साइनोसॉइडल के लिए क्रीस्ट फैक्टर कितना होता है? ये 1.414 होता है इसका आंसर। ये मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। तो फुल वेव के लिए आप पीक फैक्टर को जब निकालेंगे तो मैक्सिमम है इसकी Vm और आरएमएस जो होती है वो होती है Vm/√2। तो पीक फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2। तो इसका आंसर कितना होगा? 1.414। व्हाट विल बी द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन ए कॉइल हैविंग 250 टर्न्स कैरिंग 10 एम्पियर करंट। तो एमएमएफ जो होता है एन आई, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट, दोनों क्वांटिटी गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक जनरेटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है और ये 300 ओम के लोड के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इसमें पावर कंजप्शन कितना होगा? तो ये आपको निकालना है। आप देखेंगे कि आपका ये वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, यहाँ ये रेजिस्टेंस है इसका, ये है 100 प्लस इसका लोड का जो दिया हुआ है वो भी आपको 100 दिया हुआ है। इसमें से आप करंट निकाल सकते हैं। करंट कितनी होगी? 200 डिवाइडेड बाय 300 दिया हुआ है, 200 डिवाइडेड बाय 400, तो आपकी करंट होगी हाफ करंट हो गई आपकी। तो इस 300 ओम के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी होगी? I²R। आई कितनी है आपकी? आपने निकाली है 1/2 है, इसका स्क्वायर इंटू आर, तो I²R से आप लॉस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका आंसर निकल कर आएगा 75 वाट। एक कोई कॉमन बेस कनेक्शन आपको ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और कलेक्टर करंट आपको दी हुई है IC, कितना दिया है? 0.95 मिली एम्पियर, और बेस करंट आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.05, और ये मिली एम्पियर में दी हुई है। आपसे पूछा है अल्फ़ा का मान कितना होगा, तो आपको रिलेशन मालूम है अल्फ़ा और बीटा में और IC और IB के बीच में। IC इक्वल टू जो होता है वो होता है बीटा इंटू IB करंट। यहाँ से आपने बीटा कैलकुलेट किया, बीटा कितना निकल कर आएगा? ये होगा 0.95, क्योंकि IC आपको गिवन था और IB भी आपको गिवन था।
तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, ये होगा 19 के इक्वल बीटा। अब आपसे क्वेश्चन में तो बीटा नहीं पूछा था, आपसे तो अल्फ़ा पूछा है, तो अल्फ़ा के बीच में आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, जो कि है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा आपका जो 19 आया था उसको आप रख दीजिए, 19 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा यहाँ पर, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.95। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.95। द नेट चार्ज ऑन ए न्यूट्रल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो न्यूट्रल पर क्या होता है, कोई चार्ज होता है क्या, तो जीरो चार्ज होता है, उस पर कुछ चार्ज ही नहीं होता है। इसके बाद डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज, तो डिमांड फैक्टर हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। तो जैसे कई बार बहुत सारे मैक्सिमम डिमांड दिए हुए रहते हैं, उनका समेशन अपर साइड में और लोअर में कनेक्टेड लोड, तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर होता है जो कि हमेशा एक से बड़ा ही होता है। डी टाइप जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है उसकी रेटिंग जो होती है वो दोस्तों 2 से लेकर 63 एम्पियर तक होती है। इसमें अलग अलग टाइप्स के रेटिंग होती है, 6 होती है, 16 होती है, 32 होती है और 63 भी होती है। तो इस टाइप की इसकी रेटिंग होती हैं। और कार्ट्रिज फ्यूज़ में नॉर्मली हम देखेंगे कि दो टाइप के इसमें फ्यूज़ मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं लिंक टाइप कार्ट्रिज फ्यूज, लिंक टाइप कार्ट्रिज फ्यूज, या इसे हम HRC फ्यूज़ भी बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप्स होता है इसको हम बोलते हैं डी टाइप कार्ट्रिज फ्यूज़। तो ये डी टाइप जो है ये 63 तक इस्तेमाल करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है लैंप इफिशियंसी। तो लैंप इफिशियंसी कितनी होती है, ये दोस्तों ल्यूमन पर वाट होती है। ये नॉर्मली आप देखेंगे तो आपकी जब आप ट्यूबलाइट लेने जाते हैं तो उस पर भी ये नोट होता है कि इसकी इफिशियंसी कितनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, आपसे टाइम पूछा हुआ है, यहाँ आप 2 पाई ओमेगा टी प्लस 30 के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस 30 है। तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू टी और प्लस 30। तो यहाँ से आपको टाइम निकालना है, सॉरी फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स निकालना है, वो कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए। ओमेगा आपको दिया हुआ है 50 इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और फिर उसका इन्वर्स कर देंगे, तो फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स आपका टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा, और जो कि आएगा कितना 0.1257। यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और फ्रिक्वेंसी के बाद आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आपको आंसर दिखाई पड़ जाएगा, जो कि होगा 0.1257। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सस्ता पड़ेगा। यदि हमने 100 हॉर्स पावर का हमें लोड है कोई, उसके लिए यदि हमने 5 मोटरें इस्तेमाल करेंगे, 20-20 की कर ली, या 10 मान लीजिए 25 हॉर्स पावर की हमने 4 मोटर यूज़ कर ली, या 10 हॉर्स पावर की 10 मोटर यूज़ कर ली, तो इनका कॉस्ट ज़्यादा होगा। इसके कंपेयर में हम क्या करें कि एक ही मोटर इस्तेमाल करें जो कि 100 हॉर्स पावर की हो, तो ये हमें सस्ती पड़ेगी। एक कोई ताबा परमाणु एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है 64 एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ 29। आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम में, वो होते हैं उसके एटॉमिक वेट यानी 64 माइनस उसका एटॉमिक नंबर। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35। तो इसका सही आंसर कितना होगा 35। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट लोकेटेड इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट जो होती हैं इस टाइप से, और इलेक्ट्रॉन गन होती है, लेकिन वहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, टाइम बेस्ड जनरेटर नहीं होता है। 3 द स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप
इनपुट टू टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम के लिए स्टडी स्टेट एरर जो होती है वो 0 होती है। ऐसे ही टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है। ये कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन है एरर से रिलेटेड वाले। द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प के लिए कलर क्या होता है, येलो होता है, जिसको कि मैंने इल्यूमिनेशन की एक वीडियो बनाई थी, इसमें बहुत सारे 75 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए थे, उसमें ये क्वेश्चन भी था। जो हमारी रेलों में पटरियों को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग होती है वो दोस्तों थर्मेट वेल्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में है ये रेल आती है, और इनको जब इन पटरियों को जोड़ने के लिए हमें जो वेल्डिंग इस्तेमाल होगी वो होती है थर्मेट वेल्डिंग। यदि रेजिस्टेंस का जो रीडिंग है वो है 68.0, तो महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या कितनी होगी। तो जब हम ये इस टाइप से रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पर आप 3 डिजिट तक उनको एग्जैक्ट मानते हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट हम इसको लेके चलेंगे। निम्न में से सिंक्रोनस मशीन में ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम का हिस्सा नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, हिंदी का है। द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किट लाइन, तो शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव कितना होता है, 0.48 होता है। रिपल फैक्टर कैसे निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट के अंदर, तो उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर आपका कितना होगा, तो फुल वेव के लिए होता है सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ ये आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है 0.482। ये हमसे हाफ वेव का पूछा गया है, हाफ वेव के लिए कितना होगा 1.21। एज पर आई रूल द टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी विद इन द रेंज, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना वेरी हो सकता है, तो वोल्टेज ±5%। यहाँ आपका वोल्टेज दिया था 240, ±5% ही वेरी हो सकता है, यानी इसका सही आंसर कितना होगा 228 से 252। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हिंदी का था वो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रैक्शन मोटर, तो ट्रैक्शन मोटर में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो वो होता है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में क्या करते हैं हम दो आइडियली सीरीज मोटर हम इसमें लेते हैं, और हमारे ट्रैक्शन में हम सीरीज मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इजीली अवेलेबल होती हैं। और इस ये वाला जो टेस्ट है आपका ये कांस्टेंट स्पीड के लिए ही होता है। यहाँ आप देखेंगे कि और भी टेस्ट दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो डीसी के नो लोड टेस्ट के लिए होता है। नो लोड टेस्ट यानी जब हम कुछ भी लोड नहीं देते हैं मोटर में और उससे हम उसको रेटेड स्पीड पर रोटेट कराते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ हम इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि मोटर के लिए एक मान लीजिए I0 कर यहाँ पर एक अमीटर लगाते हैं, और यहाँ सेकेंडरी तरफ भी हम अमीटर लगाते हैं ISH के लिए। ये आपका शंट का रेजिस्टेंस है और RSH, और यहाँ एक करंट मान लीजिए I। हमने 2 अमीटर यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये हम इसे स्विनबर्न टेस्ट कर रहे हैं। तो स्विनबर्न टेस्ट में क्या करते हैं, हम इसको रेटेड स्पीड पर रोटेट कराते हैं, और जिससे कि हम दोनों रीडिंग I0 और I1 यहाँ कैलकुलेट करेंगे, और जिससे कि हम इफ़िशियंसी उसकी कैलकुलेट करते हैं कि इनपुट में कितना गया और लॉस में कितना चला गया है, जो कि उसके बेस पर हम इसकी इफ़िशियंसी निकालते हैं स्विनबर्न टेस्ट में। स्विनबर्न टेस्ट में दोस्तों हम शंट या मोटर ही इस्तेमाल करते हैं। सीरीज मोटर का स्विनबर्न टेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सीरीज मोटर की स्पीड नो लोड पर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए स्विनबर्न टेस्ट उसका नहीं होता है। रिटार्डेशन जो टेस्ट होता है ये स्ट्रे लॉस निकालने के लिए हम इसको
टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। रिटार्डेशन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मोटर जो रहती है इसकी ये फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पर, और ये आपने सप्लाई दे के रखी हुई है, वोल्टेज भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आर्मेचर की सप्लाई हटाते हैं, यानी आर्मेचर की सप्लाई हम यहाँ से हटा देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर रहती है। जब मोटर रोटेट होती रहती है तो थोड़ी देर तक ये रोटेट होती रहती है। तो इस समय क्या है कि आपकी फील्ड की वाइंडिंग एक्साइटेड रहती है, इसमें तो सप्लाई जा रही है, जबकि आपने आर्मेचर को हटाया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें से नो लोड पर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इसमें कुछ स्टोर रहती है, जिसके कारण ये रोटेट होती रहती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में ही रखी है, क्योंकि फील्ड में तो हमने वाइंडिंग दी, सप्लाई दी हुई है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो रहती ही है। तो उसके कारण इसमें जो एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में स्टोर थी वो यहाँ रेजिस्टेंस के रूप में डिसिपेटेड हो जाएगी। और यहाँ आप देखेंगे कि इससे आपको कौन कौन से लॉस पता चल जाएंगे, फ्रिक्शन लॉस पता चलेंगे, प्लस आपका आयरन लॉस भी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ आपने फील्ड में सप्लाई अभी भी दी हुई है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें जब दूसरी बार हम इसमें टेस्ट करते हैं तो इसमें हम फील्ड को भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, जिससे कि हमें फ्रिक्शन लॉस यहाँ से पता चल जाते हैं। तो रिटार्डेशन टेस्ट स्ट्रे लॉस निकालने के लिए किया जाता है। हॉपकिंसन टेस्ट में भी हम दो मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। एक मोटर इसमें जनरेटर के जैसे बिहेव करती है, दूसरी लोड लेती है, और ये फुल लोड टेस्ट होता है। नो लोड टेस्ट आपका स्विमन टेस्ट है और फुल लोड टेस्ट आपका हॉपकिंसन टेस्ट होता है। हॉपकिंसन टेस्ट में कम्यूटेशन के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है, और यहाँ पर कम्यूटेशन के साथ साथ हमें उसका जो हीट कितनी जनरेट हो रही है उसमें वो भी हमें मालूम चल जाती है, क्योंकि नो लोड में आप देखेंगे उसका कोई लोड नहीं था स्विमन टेस्ट में, जिसके कारण आप ये कम्यूटेशन और हीट लॉस उसमें पता नहीं कर पाए थे। अब हम हॉपकिंसन टेस्ट करते हैं जो कि फुल लोड पर होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिसमें हमें दो मोटर की आवश्यकता होती है। तो दो मोटर किस किस में लगेंगी, एक तो फील्ड टेस्ट में लगती है और एक हॉपकिंसन टेस्ट में भी दो मोटर इस्तेमाल होती हैं। चार रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो चारों का डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इक्वेशन आपको दी हुई है और परिपथ में खपत हुई कुल इलेक्ट्रिसिटी की गणना आपको करना है। तो जो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी आई कॉस फाई। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। करंट भी मैग्नीट्यूड में 10 दिया हुआ है। यहाँ ये आरएमएस वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय